आपने देखा होगा बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती हैं, है ना, वहाँ वो बेसिकली क्या कर रही होती है, डिग कर रही होती हैं और बहुत डेप्थ पे वो जो है वो निकालती हैं, क्या निकालती हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल निकालती हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ से जो हमको मिलता है दैट इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल। और ये जो क्रूड ऑयल होता है ना, ये बहुत ही इम्प्योर होता है, मतलब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो क्रूड ऑयल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं। जैसे क्रूड ऑयल जब निकलता है तो क्रूड ऑयल को हम एक पूरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से पास कराते हैं, और वो बहुत बड़ा कॉलम होता है। रिफाइनरीज है मुंबई में बड़ी बड़ी जो इसको ये करती हैं, सेपरेट करती हैं इन कंपोनेंट्स को। तो क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा बेसिकली वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं। कुल मिला के क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। अब इससे हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे? ये एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको क्रूड को हीट करते हैं। तो क्रूड ऑयल क्या होता है ना, क्रूड ऑयल में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें पेट्रोल होता है, इसमें एलपीजी होता है ना, और केरोसिन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये डीजल होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद वैक्स होते हैं, कुछ पैराफिन वैक्स वगैरह होते हैं, ब्यूटामिन होता है, फर्नेस ऑयल होता है, ये सब इसमें पार्ट होते हैं। अब इन सब का क्या होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे एलपीजी है, एलपीजी बहुत जल्दी बॉयल कर जाती है, बहुत ही वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो एलपीजी तो ऊपर चला जाता है इवेपोरेट करके, है ना। और फिर ये जो आप देख रहे हो ये सब चीज़ें बीच में जो लगी हुई हैं, दीज आर सेपरेटर्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, इसको कंडेंस करते हैं। ये वेपर्स जो बनते हैं, ये वेपर जो बनते चले जाते हैं उनको कंडेंस करते हैं। और जैसे मान लो एलपीजी है तो एलपीजी सबसे ऊपर मिलती है ना, क्योंकि सबसे वॉलेटाइल कंपोनेंट है। तो जो सबसे वॉलेटाइल कंपोनेंट है, जो बहुत ईजिली बॉयल हो जाता है, वो सबसे ऊपर मिलता है। तो जो गैशियस प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबसे ऊपर मिलते हैं, है ना, और जो सॉलिड प्रोडक्ट्स होते हैं वो नीचे मिलते हैं, है ना, और जो लिक्विड्स होते हैं वो बीच में मिलते हैं। तो गैसेस सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं, वो सबसे ऊपर चली जाती हैं, है ना, राइज करके। और फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ से इसको कंडेंस करवा के इसको सेपरेट करते रहते हैं, है ना। जैसे पेट्रोल यहाँ से मिलता है, फॉर एग्जाम्पल गैसोलीन पेट्रोल एक ही चीज़ है ना। तो पेट्रोल यहाँ से मिलता है, तो पेट्रोल के वेपर्स को हम कंडेंस करते हैं और वहाँ से फिर पेट्रोल निकाला जाता है ना। ऐसे ही फिर उसके नीचे पैराफिन ऑयल होता है, इसको कंडेंस करते हैं। उसके नीचे फिर डीजल होता है, इसको कंडेंस करते हैं। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, फिर यहाँ पे आता है वो। सबसे नीचे होते हैं हैवी कंपोनेंट, जो बहुत भारी भारी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा ऑयल हो गया, ये ब्यूटामिन हो गया, फर्नेस ऑयल हो गया, ये सब एकदम नीचे मिलता है ना। तो जितने बड़ी कार्बन की चेन होती है, कार्बन की चेन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि ये जो सारे होते हैं, दीज ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स। ये जितने भी चीज़ें मिल रही हैं, दीज ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो जो नीचे वाले कंपोनेंट्स हैं ये वाले, इनमें बहुत बड़ी चेन होती है कार्बन की, एकदम ऐसे लिंक्ड होते हैं सारे, बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं कार्बन की, है ना। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे ये कार्बन की चेन कम होती जाती है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा है हमारा हाउ पेट्रोल इज फॉर्म। बेसिकली पेट्रोल हमारा यहाँ से मिलता है, सेकेंड कॉलम से। पेट्रोल हमको इधर से मिलता है, ये यहाँ से मिलता है पेट्रोल। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया टोटल रिफाइनिंग के बारे में, ठीक है। अब यूजेस देख लेते हैं इसके। तो पेट्रोल गैस कहाँ यूज़ होता है, ये फ्यूल की तरह यूज़ होता है होम और इंडस्ट्रीज़ में, है ना। और पेट्रोलियम गैस को हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं, या फिर एलपीजी जो हमारे सिलेंडर्स में आती है ना, एलपीजी, वो बेसिकली यही है ना, वो पेट्रोलियम गैस ही है। दूसरा क्या है, पेट्रोल। पेट्रोल तो सबको मालूम है भाई, गाड़ी चलाने में एज अ फ्यूल यूज़ होता है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में भी एज अ सॉल्वेंट ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैरोसिन की बात करें तो डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ होता है, जेट इंजन फ्यूल में यूज़ होता है कैरोसिन। डीजल, डीजल भी अगेन हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है ना, डीजल इंजन की गाड़ियाँ होती है ना। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये बेसिकली मशीन्स में यूज़ होता है ना, मशीन में यूज़ होता है टू बेसिकली टू क्या बोलते हैं, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, है ना, इंजन्स में, मशीन्स में। पैराफिन वैक्स, कैंडल्स बनाने में यूज़ होता है वैक्स, है ना, ये आपको पता होगा। वैजलीन बनाने में, ऑइंटमेंट्स बनाने में यूज़ होता है। ब्यूटामिन, ये रोड्स बनाने में यूज़ होता है। वाटर प्रूफिंग रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग, जो छत होती है ना, उसको बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। ब्लैक पेंट्स बनाने में यूज़ होता है। तो ये सब आपको याद रखना है ना, इसमें मेरा कोई रोल अगेन नहीं है, ठीक है।
Many useful products are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. तो ऐसे substances जिनको हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से डिराइव करते हैं उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स में जैसे पॉलीएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्राइलिक हो गया, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में ये पेट्रोकेमिकल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। पॉलीथीन हो गया, ठीक है, और बाकी जितने भी प्लास्टिक्स हैं उन सब की मैन्युफैक्चरिंग में ये पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल होता है, पेट्रोकेमिकल्स यूज़ होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, है ना। फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में हाइड्रोजन गैस यूज़ होती है ना। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, है ना, अमोनिया बेसिकली बनती है। अमोनिया को हम बनाते हैं किससे? हेबर्स प्रोसेस से। तो नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है अमोनिया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। किसको? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। बात समझ में आ रही है? चलो, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, है ना, बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। तो पाइप्स के थ्रू गैस को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। तो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस पे भी हम इसको, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे भी हम नेचुरल गैस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल गैस को हम हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आपने देखा होगा CNGs के ऑटोज चलते हैं ना, तो इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल टू ड्राइव व्हीकल्स ऑल्सो, है ना। तो कंप्रेस करके इसको हम स्टोर करते हैं नेचुरल गैस को, ठीक है। CNG इज़ यूज इन पावर जनरेशन, तो ये एज अ फ्यूल यूज़ होता है आग लगाने में, ठीक है। तो फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पता है, क्योंकि ये बहुत लेस पॉल्यूटिंग है, क्लीनर फ्यूल है बेसिकली, है ना। तो जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब रिलीज़ होता है, जबकि इससे CNG से ये सब रिलीज़ नहीं होता, है ना। कम, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि रिलीज़ नहीं होता, बट हाँ बहुत कम रिलीज़ होता है, ठीक है। इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो होम्स और फैक्ट्रीज में बेसिकली ये एज अ फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो बेसिकली केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में बनाने में यूज़ होता है। बेसिकली आप ऐसा समझो कि नेचुरल गैस से हम बनाते हैं यूरिया, और दैट इज़ अ वेरी मेजर कंपोनेंट फॉर फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स। तो यूरिया कैसे बनता है? तो NH3 को बेसिकली हम रिएक्ट कराते हैं कार्बन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये बनता है NH2CO NH2। दिस इज कॉल्ड यूरिया। बेसिकली CO होता है यहाँ पे, हाँ। तो ये 2NH3 हो जाएगा इधर, है ना, और 2 2 4, हाँ। तो इस टाइप से ये रिएक्शन बनता है। NH3 अमोनिया को हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो NH2CO NH2 बनता है, जिसको हम बोलते हैं यूरिया, है ना। दिस इज़ अ केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया। तो बेसिकली आप तो इतना समझो कि जो यूरिया होता है ना, यूरिया NH2CO NH2, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है यूरिया का। इसको बनाने में हमारा क्या यूज़ होता है? नेचुरल गैस। एक मिनट, वो रिएक्शन गलत हो गई। ये रिएक्शन शायद ये होती है मीथेन CH4 प्लस NH3। ये एक बार रिएक्शन देख लेना, है ना। आई गेस मीथेन, दिस इज़ नेचुरल गैस, ये रिएक्ट करता है अमोनिया से। एक बार ये रिएक्शन चेक कर लेना, है ना, कि कैसे यूरिया बनता है। ऑल्दो आपके कोर्स में नहीं है ना, वैसे पूछा भी नहीं जाएगा, छोटा डाउट, है ना। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो एक बार खुद से देखना कि ये नेचुरल गैस जो है उससे यूरिया कैसे बनता है, ठीक है। मेरे शायद रिएक्शन भूल रहा हूँ मैं, कुछ तो वही होती है वैसे रिएक्शन, बट एक बार कंफर्म कर लेना, है ना, या फिर मैं अगले लेक्चर में आपको ये कंफर्म बता दूंगा। तो नेचुरल गैस कहाँ मिलता है? त्रिपुरा में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है ना, और कृष्णा गोदावरी के डेल्टाज में ये मिलता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये तो वही है, बिटुमेन वापस यही आ गया। पॉइंटर्स की बात कर लेते हैं थोड़े थोड़े, है ना।
कार्बोनाइजेशन क्या होता है? कार्बोनाइजेशन इज बेसिकली द स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड ट्रीज एंड अदर प्लांट्स इनटू कोल, है ना। तो ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, है ना। कोल के कुछ स्टेजेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ इसके, है ना। ये सारा आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ कोल, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, ये बहुत पूछा जाता है। तो पहला आता है पीट। पीट इज द फर्स्ट स्टेज इन डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेजिटेबल मैटर, है ना। तो बेसिकली ये जो कोल है ना, हम क्या बोल रहे हैं, फॉसिल से बन रहा है। कोल कहाँ से बन रहा है? फॉसिल फ्यूल से बन रहा है ना। तो फॉसिल फ्यूल से कोल बनने के प्रोसेस में स्टेजेस होती हैं। तो पहले स्टेज पे बनता है पीट। पहले स्टेज पे क्या बनता है? पीट। तो जो भी वेजिटेबल मैटर है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बेसिकली यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है, तो ये जब डिकम्पोज करते हैं तो इसे सबसे पहली स्टेज में बनता है पीट। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, सॉरी नॉट सबसे ज़्यादा कार्बन, इसमें 40 to 50% कार्बन होता है सिर्फ, है ना। तो 40 to 50% कार्बन ही होता है इसमें। तो धीरे धीरे होता क्या है, बेसिकली हो क्या रहा है, जो ये वेजिटेबल मैटर है उससे हमारा कोयला बन रहा है। और जैसे जैसे स्टेजेस आएंगी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, वैसे वैसे उसमें कार्बन का जो कंटेंट होता है वो इंक्रीज होता जाता है ना। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें बनता है पीट। तो फर्स्ट स्टेज इज पीट, इसमें होता है 40 to 50% कार्बन। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होता है वो पीट से हार्डर होता है और उसमें कार्बन भी ज़्यादा प्रेजेंट होता है, 60 to 70% इसमें कार्बन होता है, ठीक है। फिर लिग्नाइट के बाद बनता है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल ये इसमें होता है 90% ऑफ द कार्बन, इसमें 90% ऑफ द कार्बन प्रेजेंट होता है। और उसके बाद आता है एंथ्रेसाइड कोल। एंथ्रेसाइड कोल, इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन होता है ना। दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, बहुत ही हार्ड रहता है, डेंस रहता है, ब्लैक रहता है ना। इसमें 90 to 95% आपका कार्बन रहता है, किसमें? एंथ्रेसाइड कोल में, ठीक है, समझ में आई बात। तो एंथ्रेसाइड कोल में 90 to 95% क्या रहता है? कार्बन रहता है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर वही आ गया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये वही है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कर रहे थे, है ना। तो जब डिस्टिलेशन करते हैं कोयल का, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? कोयल का, कोयले को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोयल का, जो कि क्या होता है, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के एब्सेंस में टू फॉर्म क्या क्या बनता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब करते हैं? कोक बनता है, कोल टार बनता है, कोल गैस बनता है और बाकी अमोनिया के कंपाउंड्स बनते हैं, है ना। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कोक जो है वो टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की जब हम मेटलर्जी करते हैं, मेटलर्जी मतलब जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि मेटल्स को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? उनके ओर से, है ना। ये शायद बता चुका हूँ क्या मैं, पिछले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने डिस्कस किया था कि मिनरल्स होते हैं, है ना। जो मेटल्स हैं वो मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और फिर मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ओर्स, है ना। उनको हम क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। और इन ओर्स से जब हम बना रहे होते हैं मेटल, तो बीच में उनके बनते हैं ऑक्साइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर का मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मैंने CuS लिया, है ना। तो होता क्या है कि कॉपर से बनता है कॉपर ऑक्साइड, है ना। इसकी हम करते हैं रोस्टिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। कॉपर सल्फाइड को जब हम ये ऑक्सीडाइज करवाते हैं कॉपर ऑक्साइड में, और इससे बनता है सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड बना, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। और फिर कॉपर ऑक्साइड को हम रिड्यूस कराते हैं कार्बन से। तो ये जो कार्बन होता है दैट इज नथिंग बट कोक। इस कोक को यूज़ किया जाता है तो बन जाता है कॉपर प्लस CO। तो ये जो कॉपर है वो हमें मिल गया, दिस इज द मेटल दैट वी वर नीडिंग। तो हमने ये कॉपर सल्फेट से, जो कि इसकी ओर है, उससे हमने कॉपर को सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इस प्रोसेस में बेसिकली ये जो कोक है वो यूज़ होता है, ये रिड्यूस कर रहे हैं कोक को, ये CO को, है ना। हमें देखा था ना रिड्यूस मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन हटाना, तो इससे ऑक्सीजन हटा दिया, है ना। तो ये रोल होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? CO + N2 को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। CO + N2 को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस। और वाटर गैस किसको बोलते हैं? CO + H2 को हम बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है, समझ में आई बात। कोल टार क्या होता है? ब्लैक थिक लिक्विड हैविंग एन अनप्लेजेंट स्मेल, ये बता दिया आपको तो, है ना। कोल गैस में क्या होता है? कोल गैस में आपका हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और बाकी दूसरी गैसेज होती हैं, ठीक है। अमोनिया कंपाउंड्स मिलते हैं डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर बनाते हैं विच इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स। तो ये सब आपको याद रखना है ना।
ये तो बता दिया था। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं बता दिया था, है ना। द केमिकल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जैसे मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसीटोन, बेंजीन, ये सब क्या है, ये सब पेट्रोकेमिकल्स हैं। पेट्रोलियम इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, बिकॉज ऑफ इट्स वाइड एप्लीकेशंस, ठीक है। ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मैनी प्रोडक्ट्स लाइक पैराफिन वैक्स are obtained at the bottom of the fractional column since the components of this fraction are non-volatile and have very high boiling points। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो बहुत ही हाई बॉइलिंग पॉइंट्स वाले हैं, जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो बॉटम में मिलते हैं, और जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो टॉप पर मिलते हैं, है ना। जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो बॉयल होकर ऊपर चले जाते हैं, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो नीचे रहते हैं, है ना। समझ में आई बात। एलपीजी कुकिंग गैस कंटेन्स प्रोपेन एंड ब्यूटेन, है ना, ये तो पता है। एलपीजी जो होती है, एलपीजी जो हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर आता है उसमें क्या होता है, उसमें प्रोपेन रहता है एंड ब्यूटेन रहता है। दीज आर एल्केन्स एंड दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, है ना। तो प्रोपेन इज बेसिकली C3H8, इसका केमिकल फार्मूला होता है, और इसका फार्मूला होता है C4H10, है ना। दिस इज ब्यूटेन, ठीक है। ये बहुत ही क्लीन फ्यूल है ना, ब्लू फ्लेम से बर्न होती है, आपने देखा होगा जो एलपीजी है। क्लीन फ्यूल है, कुछ रेजिड्यू नहीं मिलता है ना, और कोई पॉल्यूशन इससे नहीं होता है, ठीक है। नेचुरल गैस इज मेड ऑफ मीथेन। मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, मीथेन का केमिकल फार्मूला होता है CH4। तो मीथेन जो होता है, ठीक है, नेचुरल गैस जो होती है दैट इज मेड ऑफ मीथेन विच कंटेन्स बेसिकली 95% मीथेन होता है इसमें नेचुरल गैस में, और स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन भी होता है। तो कोई आपसे पूछ ले कि नेचुरल गैस में क्या क्या होता है, तो क्या बोलोगे, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, ऑल्दो 95% मीथेन होता है, और इसके साथ प्रोपेन एंड ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन भी होता है साथ में। प्रोपेन ये है, ब्यूटेन ये है, ठीक है। नेचुरल गैस के एडवांटेजेस क्या हैं भाई, लेस पॉल्यूटिंग है, क्लीनर फ्यूल है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है जब हम उसको जलाते हैं, है ना, तो इसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, है ना, बाय बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। इट कैन बी डायरेक्टली सप्लाइड थ्रू पाइप्स, तो ये पाइप्स के थ्रू भी हम सप्लाई कर सकते हैं, है ना। समझ में आई बात। एमॉर्फस फॉर्म्स हैं क्या, ये थोड़ा याद करने वाला टॉपिक है ना। मैं एक टेबल बना रहा हूँ जो आपको याद रखना है, कौन कौन से एमॉर्फस फॉर्म्स हैं, ठीक है, कार्बन के, वो आपको याद रखना है। अब मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे फॉर्म इसके। एमॉर्फस फॉर्म मतलब बेसिकली वो फॉर्म है कि जिस फॉर्म में कार्बन मिलता है एनवायरनमेंट में, है ना। तो वो और भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो हम देखते हैं और उसके यूजेस देखते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन और यूजेस आखिरी टॉपिक है, ठीक है। तो पहला है वुड चारकोल। वुड चारकोल एक एमॉर्फस फॉर्म है ना। इसको कैसे बनाते हैं हम, डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अच्छा, सब में हम डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ही करने वाले हैं। इसमें हम डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसी करते हैं, डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड करने से मिलता है हमको वुड चारकोल, है ना। तो ये कहाँ का यूज़ होता है, हाउस होल्ड फ्यूल में की तरह यूज़ होता है ये चारकोल, ठीक है। गन पाउडर का एक कंपोनेंट होता है ये, गन पाउडर बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब याद करना है आपको। उसके बाद अगला देखते हैं, जो अगला क्या है, एनिमल चारकोल। तो एनिमल चारकोल किससे मिलेगा भाई, डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं किसका, डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं हम बोन्स का, एनिमल्स की बोन्स का। डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब हम करते हैं एनिमल्स की बोन्स का तो उससे मिलता है हमको एनिमल चारकोल, है ना। दूसरा है शुगर चारकोल। शुगर चारकोल क्या करते हैं, जब हम शुगर को हीट करते हैं, है ना, शुगर को कैसे हीट करते हैं, पहले सबसे पहले डिहाइड्रेट करते हैं, पहले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमॉर्फस कार्बन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमॉर्फस कार्बन, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय
ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेटिंग शुगर। डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है उसमें से पानी हटाते हैं, शुगर में से जो भी पानी रहता है उसको हटाते हैं, उसको डिहाइड्रेट करते हैं और फिर मतलब डिहाइड्रेट कैसे करते हैं? कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करा के, ठीक है। तो शुगर को जब डिहाइड्रेट करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तब ये शुगर चारकोल बनता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है काजल। काजल पता है ना, जो आंखों में लगाते हैं काजल, वो भी है ना। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन। It is obtained by burning hydrocarbon in limited supply of air. In limited supply of air, है ना। तो काजल बनता है उससे। उसके बाद एक और आता है दैट इज कॉल्ड गैस कार्बन। गैस कार्बन है ना, ये बनता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है। तो इससे बनता है हमारा गैस कार्बन, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये मोटा मोटा हमने पढ़ लिया है ना। बाकी चैप्टर बहुत छोटा था ये, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा करने के लिए। आप NCERT देखोगे तो उसमें तो और भी कम दिया है। जितना इंपॉर्टेंट था मैंने सारा कुछ बता दिया है ना। बार बार ये लेक्चर देखिए, बार बार रिवाइज़ करिए, और कुछ होता है तो गूगल करिए, ठीक है। गूगल जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। इसकी प्रैक्टिस शीट अपलोड हो जाएगी, तो उसको सॉल्व करिए, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।